दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्लास आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दिन में सभी चैप्टर पर आपको क्वेश्चन आंसर देखने का मौका मिलता है। क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में मुझे नहीं लगता कि आप सारे चैप्टर पढ़ पाते होंगे या सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देते होंगे। ठीक है, जैसे क्या क्या आप नहीं पढ़ते, आप जल्दी एग्रीकल्चर के सवाल नहीं देखते हैं, आप जल्दी इन्वायरमेंट के सवाल नहीं देखते हैं, आप जल्दी साइंस टेक के सवाल नहीं देखते हैं, आप यूपी स्पेशल पढ़ना भूल जाते हैं, आप जनसंख्या नगरीकरण पढ़ना भूल जाते हैं और सवाल यहीं से आता है। आज मैं दिखाऊंगा उन सवालों को कि जिनके वजह से आपका सिलेक्शन रुकता है। बातें नहीं कि हम पढ़ते क्या है, बात यह कि हम सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ते। अगर सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ेंगे तो सालों साल आप पढ़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम तो नहीं निकलने वाला। एग्जाम निकालना है, सच में निकालना है तो एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, खुद से समझना पड़ेगा। देखिए मैं अगर आपको कोई बात समझाऊं ना, आप ये सोचो कि नितिन सर जो बात समझा रहे हैं क्या सही है कि गलत है, क्या हमारे फायदे के लिए बोले, क्या ये सच है कि हम ये सारी चीजें नहीं पढ़ते हैं। और अगर आपका अंतरात्मा, आपका दिल कहता है कि आप नहीं पढ़ते तो आप मुझे बता दो सिलेक्शन हो कैसे जाएगा। सिलेक्शन तो उनका होगा ना जो रोज पढ़ते हैं। रोज कौन पढ़ता है? जो स्टडी 91 पर विजिट कर रहा है, जो बच्चे रेगुलर इस क्लास को देख रहे हैं, जो रेगुलर इस सीरीज को देख रहे हैं। अब तक 13 क्लास आपको दिया जा चुका है, 14वीं क्लास है, अपने आप में रामबाण क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं सीधे और इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च करेंगे। ये फाउंडेशन कोर्स दोस्तों विषय वाइज हमने पढ़ाना शुरू किया, हमने एग्जाम वाइज पढ़ाना बंद कर दिया। हमने कहा बच्चों को सब्जेक्ट वाइज पढ़ाओ, एक बार एक सब्जेक्ट को पढ़ो, उसके बाद उसका अंत हो जाना चाहिए। उस सब्जेक्ट से भारत का कोई भी एग्जाम हो रुकना नहीं चाहिए। न जाने आप कौन कौन सी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कब कौन सा एग्जाम आ जाए, क्योंकि आपका उद्देश्य है सिर्फ रोजगार। ठीक है, हमें नौकरी लेना है, सरकारी नौकरी करनी है, चाहे जैसे करनी है। हाँ, लेवल अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो विषय है दोस्तों ये हर एक लेवल पर है। ठीक है, छोटे से छोटे लेवल का एग्जाम दीजिए, बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम दीजिए, कहीं कुछ रुकेगा नहीं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर एक कोर्स ज्वाइन करना तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे अपने सवालों पर आते हैं और हकीकत देखते हैं। पढ़ने को न जाने हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये देखते हैं कि सवाल परीक्षा में कैसे आता है, उन सवालों पे बातचीत किया जाएगा। ठीक है, बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से। क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मेरी आदत है जब मैं पढ़ाने आता हूं तो बहुत आराम से पढ़ाता हूं। ठीक है, सुनिएगा, यह सवाल आपके प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, कोई सवाल मैं बना नहीं रहा हूं। ठीक है, और एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया सवाल है। सवाल था कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। ये जो त्रिरत्न होता है ये क्या होता है? अब बच्चे समझते हैं कि त्रिरत्न का मतलब हो सकता है त्रिपिटक हो, नहीं, त्रिपिटक नहीं होता दोस्तों। त्रिपिटक दोस्तों 3 पिटक होते हैं, वो अलग होता है। विनय पिटक होता है, सुत्त पिटक होता है और अभिधम्म पिटक होता है। एक सवाल भी यहां पे मैंने दे रखा है कि त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक मतलब 3 पिटक हैं, याद रखिएगा। पहला एक पिटक है दोस्तों जिसे लिखा है विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा लिखेगा सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। और तीसरा लिखेगा अभिधम्म पिटक। क्या लिखेगा? अभिधम्म, अभिधम्म पिटक। दोस्तों ये पिटक होते हैं, इनका त्रिरत्न से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, इनका त्रिरत्न से कोई संबंध नहीं है, याद रखेगा। त्रिरत्न का मतलब क्या होता है? बुद्ध धम्म संघ। क्या होता है दोस्तों? बुद्ध धम्म संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। ये सील समाधि संघ भी गलत है, सत्य अहिंसा और करुणा भी गलत है दोस्तों। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, मुद्दा यही समाप्त नहीं होता। ये बौद्ध धर्म इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ सवाल करूं क्या? इन सवालों के अलावा भी कुछ सवाल किया जाए आपसे, पहले इन सवालों का जवाब दे देते हैं। ठीक है, एक सवाल लिखा है कि बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन कब हुआ। जैसे प्रथम विभाजन की बात आती है, बच्चों के मन में 2 चीजें आती है कि सर बौद्ध धर्म का विभाजन जो हमने पढ़ा है, बौद्ध धर्म का जो हमने विभाजन पढ़ा है सर, हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक भाग का नाम था हीनयान और दूसरे विभाजन में जो भाग हुआ था वो था दोस्तों महायान। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं यहां हीनयान महायान की बात ही नहीं हो रही है। ये हीनयान महायान दोस्तों जो बटा था, याद रखेगा, ये चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति हुई थी, बौद्ध संगीत समिति हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? कुंडल वन कश्मीर। कहां हुई थी दोस्तों? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कनिष्क के यहां पर। ठीक है, इस समय कौन था दोस्तों? कनिष्क यहां का राजा था। तो याद रखेंगे इसके शासनकाल में जब हुआ था, यह दूसरी बार विभाजन था।
बच्चे बच्चे के दिमाग में यही है कि हीनयान महायान, लेकिन यहां हीनयान महायान का सवाल ही नहीं है। यहां जो सवाल पूछ रहा दोस्तों कि पहला विभाजन कब हुआ, तो याद रखिएगा पहला विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीत समिति में हुआ था। किसमें हुआ था दोस्तों? द्वितीय बौद्ध संगीत समिति में दोस्तों ये पहली बार विभाजन हुआ था, ठीक है, बौद्ध धर्म का। अब फिर अगला सवाल आ गया, सर ये द्वितीय बौद्ध संगीत समिति कब हुआ था, कहां हुआ था? आप तो सब पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए बात करना पड़ेगा पहली बौद्ध संगीत समिति का, तो यहां मैं एक लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा पहली बौद्ध संगीत समिति जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था राजगिरी में। 2-3 सवाल यहां से पूछता है कि कहां हुआ था, तो क्या बताएंगे? लोकेशन राजगिरी बताएगा। दूसरा पूछता है किस राजा के शासन काल में, तो बताएगा दोस्तों अजात शत्रु के शासन काल में। और तीसरा सवाल करता है कि उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेगा महाकश्यप थे। कौन थे दोस्तों? महाकश्यप। तो राजगिरी में हुआ, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ, और अध्यक्षता किसने किया दोस्तों? महाकश्यप ने अध्यक्षता किया। कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं ना? ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा सवाल यहां पर है, जिस समय विभाजन हुआ था, ये द्वितीय बौद्ध संगीत समिति जब हुआ था, ये कहां पर हुआ था दोस्तों? इसका लोकेशन दोस्तों वैशाली था। कहां पे था? इसका लोकेशन वैशाली था। इस समय राजा कौन था दोस्तों? तो राजा था दोस्तों कालाशोक। कौन था? अशोक मत करिएगा, कालाशोक, पहले कालाशोक करिएगा, ठीक है। और अध्यक्षता दोस्तों कौन कर रहा था? जिस तरह से यहां पर महाकश्यप थे, उसी तरह से यहां पर साबाकामी थे। कौन थे दोस्तों? साबाकामी थे। सर आपने सब बताया तो, लेकिन ये नहीं बताया कि जो दो भाग हुए, पहली बार जो विभाजन हुआ, चौथी बार विभाजन हुआ तो नाम पड़ा हीनयान महायान, ठीक है। लेकिन जो पहली बार विभाजन हुआ था उसका नाम क्या था, ठीक है। तब वो दो भागों में बटा, तब उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था थेरवाद और महासंघी। कौन कौन सा था पार्ट? तो याद रखेगा, एक पार्ट का नाम था थेरवाद और दूसरे पार्ट का नाम था महासंघिक। क्या नाम था दोस्तों? महासंघिक, ठीक है। ये सवाल भी आप याद रखेगा, बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल और बच्चों के मन में, सर हुआ तो 4 था ना, अब आपने 2 बता ही दिया है, तो सर तीसरा चौथा भी लपेट लीजिए, ठीक है। तो आइए तीसरे की बात करते हैं, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, जो तीसरी बौद्ध संगीत समिति हुआ था, ये कहां पर हुआ था? देखिए, पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा दोस्तों पटना में हुआ था। पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र, ठीक है। और पाटलिपुत्र में किस राजा के शासन काल में? तो अशोक के शासन काल में हुआ था। कौन अध्यक्षता कर रहा था? तो मोगलीपुत्र तिस्य कर रहे थे। कौन कर रहे थे दोस्तों? मोगलीपुत्र तिस्य, ठीक है, याद रखेंगे, अध्यक्षता कर रहे थे। उसी तरह से आखिरी वाला सवाल, जो चौथा बौद्ध संगीत समिति हुआ था, कहां हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कनिष्क उस समय राजा थे, और अध्यक्षता दोस्तों कौन कर रहा था? अश्वघोष कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अश्वघोष कर रहे थे। आप परीक्षा में देख लेना, कभी भी सवाल आएगा ना, इस स्लाइड से बाहर नहीं जाएगा। बौद्ध धर्म के सवाल इस स्लाइड से बाहर नहीं जाने वाले हैं। साथ में रहोगे तो मजा आएगा, ठीक है। घड़ी देखोगे बार बार तो यार घड़ी मत देखो, आप देखो सामने वाला डिलीवर क्या कर रहा है, हमारे काम की चीज है कि नहीं है, ठीक है, वो देखो। चलो आगे आ जाओ। लिखा दोस्तों अगला सवाल मेंस 2017 की सवाल है। सर क्या हम प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं? अरे मेंस अलग से पढ़ने जाओगे, अभी से पढ़ना शुरू करो, मेंस के सवाल भी देखना शुरू करो। सर मेंस में भी ऐसे ऑप्शन वाले सवाल आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं, तभी तो दे रहा हूं, अपनी तरफ से थोड़े बना के दे रहा हूं। ये मिडावल हिस्ट्री का सवाल है, सुनिएगा ध्यान से क्या सवाल है। सवाल दिया है कि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सर ये तो पता था कि बाबरनामा की रचना किसने किया था, तो बाबरनामा की रचना स्वयं बाबर ने ही किया था, ठीक है। और बाबर किस भाषा में इसकी रचना किया था? तो याद रखेगा बाबर ने इसकी रचना तुर्की भाषा में किया था। किस भाषा में? तुर्क था ना, इसलिए तुर्की भाषा में उसने रचना कर दिया, ठीक है। यहां सवाल तो उल्टा कर दिया, यहां पूछ दिया अंग्रेजी भाषा में अनुवाद। अब हम तो जानते नहीं अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया, ठीक है। सुनिए, तो इसका अनुवाद किया था दोस्तों लेडेन और रस्किन ने। ये विलियम हॉकिंस मत करिएगा, विलियम हॉकिंस दोस्तों भारत आया था 1608 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में ये भारत आया था। आपने नाम सुना होगा विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस के बारे में। फिच की बात करें दोस्तों, इसका पूरा नाम था रॉल्फ फिच। क्या नाम था दोस्तों? रॉल्फ फिच नाम था। दोस्तों अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला एकमात्र अंग्रेज व्यक्ति कौन है दोस्तों? रॉल्फ फिच है। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में, ये भी याद रखेगा। विलियम जोन्स तो मत करिएगा, विलियम जोन्स भी जवाब नहीं होगा। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? याद रखेगा विलियम जोन्स जी ने किया, ठीक है। तो ये सवाल हो जाएगा। अभी थोड़ा सा अलग सवाल कर रहा है, बाबरनामा की रचना किसने किया? अगर ये सवाल आएगा तो क्या जवाब देंगे? बाबरनामा की रचना स्वयं बाबर ने
ने ही किया था, स्वयं बाबर ने किया था। किस भाषा में किया था, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, तुर्की भाषा में किया था। लेकिन अब बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया, ये फारसी भाषा कहां से आ गई? एक्चुअली जो राज दरबार की भाषा थी वो फारसी भाषा थी, ठीक है। मुगलों के राज दरबार की भाषा कौन सी थी? कभी परीक्षा में पूछे कि मुगलों के राज दरबार की भाषा कौन सी थी, मुगलों के राज दरबार की भाषा कौन सी थी, तो बच्चे यहां भी कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं तुर्की बताएं कि फारसी बताएं कि अरबी बताएं कि उर्दू बताएं। देखिए अरबी उर्दू मत बताइएगा, वो तो एकदम से नहीं है। हाँ, तुर्की फारसी में कंफ्यूजन है, तो मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। बाबर तुर्क जरूर था, लेकिन दोस्तों ये अपनी रचना केवल तुर्की में किया था। राजभाषा जो थी उस मुगल सल्तनत की वो फारसी थी। तो फारसी में अनुवाद किसने किया? इस बाबरनामा का पहले फारसी अनुवाद किया गया, इसका अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अब्दुल रहीम खान खाना का नाम आपने सुना होगा, अकबर के नौरत्नों में से एक थे, अकबर के नौरत्नों में से एक थे। लेकिन आज 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, विलियम जोन्स ने किया। कौन कौन से ऐसे बच्चे जिन्हें लग रहा है कि वाकई सर जो आप पढ़ा रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो क्वेश्चन से क्वेश्चन बना रहे हैं, चाहते तो ऐसे चले जाते हवा में पढ़ा के, लेकिन नहीं, वो हमारा काम नहीं है। हम जब भी देंगे दोस्तों आपको अच्छा देंगे या फिर नहीं देंगे, दो ही काम होता है हमारे यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री में समीक्षा अधिकारी परीक्षा की अगर आप तैयारी करें तो कैसा सवाल आता है जरा वो प्रैक्टिस करिए। प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, फॉन्ट थोड़ा छोटा है, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इसलिए, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सामने एक कथन कारण वाला सवाल दिया है। कथन लिख रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। नाइटहुड की उनको उपाधि भी मिली हुई थी, ये उपाधि उन्होंने त्याग दिया। लिख रहा वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। देखिए भाग लेना तो चाहते थे, लेकिन उस भाग लेने से और इसको त्यागने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, उसके बाद ये अपने मन से नहीं त्यागे थे, भी मैं बता दूं, महात्मा गांधी के समझाने के बाद इन्होंने त्यागा था। महात्मा गांधी ने कहा भाई, महात्मा गांधी जी ने भी अपना उपाधि त्यागा। कई लोगों ने जो है कई जगह से दोस्तों अपना इस्तीफा दिया। क्यों? जलियांवाला बाग कांड जो है अंग्रेजों की तरफ से किया गया एक नरसंहार था और उसके एवज में कुछ न कुछ तो होना था। तो दोस्तों इसका ये कनेक्शन जो बैठ रहा है ना, ये ठीक नहीं बैठ रहा है। हालांकि कनेक्शन है दोनों सही, लेकिन अगर व्याख्या की बात करेंगे तो व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। अगर ये कहा जाए क्या रविन्द्रनाथ टैगोर भाग नहीं लेना चाहते थे, अरे थे भाई, वो ठीक है, लेकिन ये जो एक कथन की व्याख्या बता रहा है वो सही ढंग से व्याख्या नहीं, इस वजह से यहां पर मैंने बी कर दिया कि सही व्याख्या ये नहीं कर रहा है। हालांकि कथन क्या दोस्तों, दोनों सही है, ठीक है। पॉइंट पढ़िए यहां पर, लिख रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में नाइटहुड की उपाधि दोस्तों किसने त्यागा था? तो नाइटहुड की उपाधि याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने त्यागा था। किसने दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यह उपाधि त्यागा। अगला लिख रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के बाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से दोस्तों किसने त्यागपत्र दे दिया, किसने इस्तीफा दे दिया? तो उनका नाम था दोस्तों शंकर नायर। क्या नाम था दोस्तों? शंकर नायर, सुना होगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बैठे भारतीय थे और उनको लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया उस कार्यकारिणी परिषद से, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तो कई सारी कमेटी बनी। अंग्रेजों की तरफ से यहीं पर एक कमेटी बनाया गया था दोस्तों, हंटर कमीशन। क्या बना था दोस्तों? हंटर कमीशन बनाया गया था। बाकी कांग्रेस वालों ने भी अपनी कमेटी बनाया था, ठीक है। तो तमाम लोगों ने अपनी कमेटी की रचना किया। यहां जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब क्या होगा? हंटर कमीशन होगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, ये आप जहन में अपने बिठा लीजिए। अगला सवाल देखिए, भारत के भूगोल से संबंधित बात करते हैं, ठीक है, कि भारत का भूगोल से अगर सवाल है समीक्षा अधिकारी परीक्षा में तो आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? तो दीजिए जवाब, ठीक है। प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है दोस्तों? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। क्या क्रम है सुनिएगा। लिख रहा भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसरा में जूट मिल का प्रारंभ करना, या फिर भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, या बंबई में कपड़ा मिल का प्रारंभ। चार चीजें बताया है, चारों की स्टार्टिंग भारत में हुई है। जिन बच्चों को सन पता होगा, समय पता होगा, वही तो दोस्तों यहां पे कालक्रम बता सकते हैं कि किसका कालक्रम क्या है। तो समय के लिए मैंने देखिए क्रम बना दिया यहां पे। अगर हम दोस्तों पहली बार बात करें तो सबसे पहले दोस्तों कपड़ा मिल की बात करेगा। पहली बार भारत में इस कपड़े मिल की शुरुआत हुई है। कहां पे शुरुआत हुई है? तो याद रखेगा बंबई में। भारत का पहला कपड़ा मिल कहां लगाया गया था? बंबई में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो 1857 की क्रांति से पहले, ठीक है।
लेकिन याद कैसे किया जाए, कैसे मैं याद किया हूं, मैं एक ट्रिक दे देता हूं। बच्चा बच्चा जानता है कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चला था, बच्चा बच्चा जानता है, कहता है 1853 में मुंबई से ठाणे तक के लिए ट्रेन चलाई गई थी। बस ट्रेन चला, उसी में कपड़ा लाद कर भेज दिया गया। तो ट्रेन चला 53 में और कपड़ा मिल कब हो गया दोस्तों, 54 में। ऐसे मैं याद किया हूं। कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर आप बादाम खाते हैं कि काजू खाते हैं, क्या खाते हैं कि आपको याद रहता नहीं। मैं ट्रिक बनाता हूं, मैं कुछ चीजें ढूंढता हूं जहां से इन चीजों को कनेक्ट कर सकूं और आपको पढ़ा सकूं। इसी तरह से जो जूट मिल था दोस्तों, इस जूट मिल का प्रारंभ कहां पर किया गया था, यह रिसरा नामक स्थान पे किया गया था। रिसरा है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता। दोस्तों आपने 20 बार पढ़ा होगा, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कहां होता है, पश्चिम बंगाल, पूरे भारत में। तो दोस्तों रिसरा जो जगह दोस्तों यहीं पे है। और याद रखेगा ये 54 के बाद 1855 याद रखेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस समय भारत में उद्योग पे उद्योग लगाए जा रहे थे। पहले तो कपड़ा मिल लगा, बाद में जूट मिल लग गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे सुनिए क्या होता है, भारत में स्टील का पहली बार उत्पादन होता है। ये स्टील दोस्तों जो लगाया गया, ये जमशेदपुर टाटा में लगाया गया, ठीक है। वैसे नाम इसका जमशेदपुर है, लेकिन जमशेदपुर में टाटा का प्लांट है, इस वजह से लोगों के जहन में एकदम आ गया जमशेदपुर टाटा। ये 1907 की बात है, ठीक है। ये तो दोस्तों टाटा के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है, तो इसी वजह से याद हो गया है, ठीक है। बाकी यहां कोई ट्रिक नहीं। भारत में दोस्तों चीनी उद्योग का विकास दोस्तों कब से होता है, तो चीनी उद्योग का विकास बाद में हुआ है, ये 1930, ठीक है। याद रखेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय चल रहा है, 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन चल रहा है 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में, ठीक है। तो याद रखेंगे उसी समय दोस्तों भारत में चीनी उद्योग का विकास हुआ था। अब दोस्तों आपने क्रम बना लिया, तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़ा मिल करेंगे। कपड़ा मिल को रखेंगे पहले नंबर पे, मतलब पहले नंबर पे आएगा 4। तो देखिए 4 देखेंगे तो यहां पे 3 है गलत है, यहां पे 2 है गलत है, यहां पे 1 है गलत है। आपको जवाब मिला ना 4 2 3 1, यही जवाब मिलेगा। आप खुद से सेट कर लेना। आपने ईयर यहां बिठा दिया है। मुझे लगता है कुछ बच्चों को तो याद हो गया होगा, जो मैंने ट्रिक दिया इस ट्रिक से थोड़ी बहुत चीजें तो याद हो गई होंगी। आइए अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है दोस्तों विश्व का भूगोल। वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल देखते हैं। पढ़ा आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी, नहीं पढ़ा, कैसे देंगे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, हाँ कैसे देंगे सिविल का एग्जाम, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सुनिए सवाल क्या आया था, प्री 2021 में पूछा गया सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। हमारे यहां राज्यों की बात नहीं कर रहा है, सीधे सीधे सवाल किया कि दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। तो याद रखिएगा नंबर 1 पर दोस्तों मछली उत्पादन में नाम आता है चीन का, ठीक है। नंबर 2 पर दोस्तों भारत का नाम आता है। भारत भी खड़ा है, लेकिन भारत दोस्तों चीन के बाद है, ठीक है। यहां पर देखिए भारत का नाम तो है नहीं, यहां पे चीन मिल गया, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। लेकिन अब विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, चीन है। चीन के बाद कौन है दोस्तों, भारत है। कभी कभी दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि भारत के बाद किसका नंबर आता है, ठीक है। तो भारत के बाद तीसरे नंबर पर याद रखेगा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, ठीक है। इंडोनेशिया, ठीक है। ये तीसरे नंबर पर आता है, जगह नहीं है तो आप खुद से मैनेज। इंडिया के बाद इंडोनेशिया, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। चलिए मान लीजिए कभी परीक्षा में यह पूछ दे भारत में राज्यों की बात कर ले, और राज्य में कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, 2 सवाल पूछता है राज्यों में। अगर मछली की बात आती है और राज्य की बात आती है तो 2 सवाल यहां बनता है। एक पूछता दोस्तों अंतर्देशीय मछली, क्या पूछता दोस्तों, अंतर्देशीय, ठीक है। एक पूछता दोस्तों सामुद्रिक, क्या पूछता है, सामुद्रिक। मछली का सामुद्रिक उत्पादन जो होता है दोस्तों वो सर्वाधिक होता है गुजरात में, सबसे ज्यादा कहां होता है, गुजरात में। लेकिन अंतर्देशीय मछली पूछेगा तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों इस सवाल को लेकर अलर्ट रहिएगा, ठीक है। और पता चलेगा मछली खाते कहां के लोग ज्यादा हैं, तब दोस्तों एक तीसरा आंकड़ा आपको मिलता है पश्चिम बंगाल का। क्या मिलता है, पश्चिम बंगाल का, ठीक है, पश्चिम बंगाल का। तो अब क्या किया जाए सर, यहां पे तो 3-3 जवाब है भाई। इस जवाब में मैंने आपको 3 सवाल दे दिया। अगर सबसे ज्यादा उपभोग की बात आ जाए, सबसे ज्यादा उत्पादन छोड़िए, उत्पादन की बात आ जाए तो आप नंबर 1 पर दोस्तों मेरे हिसाब से आप आंध्र प्रदेश रख लीजिए। आंध्रा के बाद दोस्तों आप पश्चिम बंगाल रख लीजिए दूसरे नंबर पे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर उपभोग के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल को पहले नंबर पे कर लीजिएगा, ठीक है। वहां ज्यादा है, वहां के कल्चर में है दोस्तों मच्छी भात, आप जानते होंगे। बाकी अगर सामुद्रिक मछली की बात करें तो अपवाद स्वरूप आप गुजरात को याद रखेगा। नहीं लोगों को समझ में आता, लेकिन आप ध्यान दीजिए, ऐसे सवालों पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है, ध्यान से पढ़िए। अगला सवाल, मछली अनुसंधान केंद्र कहां पर है, मछली अनुसंधान केंद्र। हमने तो सर गन्ना अनुसंधान केंद्र पढ़ा था कि लखनऊ में है, हमने चीनी अनुसंधान केंद्र पढ़ा था कानपुर में है, हमने सब्जी अनुसंधान केंद्र पढ़ा था वाराणसी में है, हमने आलू अनुसंधान केंद्र पढ़ा था शिमला में है सर। लेकिन हमने मछली अनुसंधान केंद्र पर ध्यान नहीं दिया। दीजिए मुंबई,
यहां की कोई चर्चा नहीं मुंबई का, लेकिन अनुसंधान केंद्र कहां पर दोस्तों, याद रखेंगे मुंबई में। कहां पर दोस्तों, मुंबई में। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन एवं सामुद्रिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? ये जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तब आपका जवाब हो जाएगा कोच्चि। क्या जवाब हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करेगा। कितना क्लोज आंसर है यार। अगर इतने ध्यान से ना पढ़ा जाए, पता नहीं आयोग कब कहां से उठाए और कहां से सवाल पटक दे। मैंने इसीलिए कॉन्सेप्ट बनाया कि जो आयोग का सवाल था वो सवाल पढ़िए, उस सवाल से सवाल बनाना सीखिए। सर ये सारी चीजें बड़ा अच्छा है, कहीं लिखा मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। देखो मेरे पास क्या है, जो आपने सोचा वो आपके सामने है, लिखा है यहां पर। सर बस इतना ही लिखा जितना आप पढ़ा रहे हैं कि और भी लिखा है? नहीं भाई, मेरे बोर्ड पर जगह नहीं था, मैंने कम लिखा है, किताब में ज्यादा लिखा है। ऐसे 12,000 पॉइंट लिखे गए। सर जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे एक सवाल और सवाल से संबंधित और सारे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल नहीं, सवाल पे सवाल जवाब। केवल सवाल नहीं दिया है, सवाल का जवाब भी दिया है। सर बहुत शानदार सी किताब है, एक बार आप लेके देखो। बहुत मेहनत से लिखा, बहुत इत्मीनान से लिखा गया है। 8-9 महीना लगा लिखने में, लेकिन हम लोग ऐसे पेशेंस से काम करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। और ऐसा नहीं केवल 140 नंबर की व्यवस्था किया गया है, बाकी के 60 नंबर की व्यवस्था भी है। दोनों किताबें हैं दोस्तों, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस है, ये कॉम्बो में है। किताब ऑर्डर कर लो, स्टडी 91 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पे आ जाओ, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, घबराओ मत, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, उस चैप्टर पर आते हैं जो आप नहीं पढ़ते हैं, जनसंख्या नगरीकरण। अब जनसंख्या नगरीकरण से सवाल देखिए। वैसे ये सवाल आज मैं जब पढ़ा, ठीक है, पढ़ाने से पहले बार देखता हूँ, रीड करता हूँ, झूठ क्यों बोलना, ठीक है, सबको रीड करना पड़ेगा, कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं। तो जब मैंने रीड किया, सच बताऊं मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा था। अगर आपकी जगह मैं परीक्षा में होता ना, मैं जवाब नहीं दे पाता। कहोगे सर आप मास्टर आदमी, आप ही जवाब नहीं दे पाएंगे तो पढ़ाने क्या चले आए? अरे जरूरी नहीं है कि मास्टर हर सवाल का जवाब दे दे, हो सकता है। बेवकूफ बनाना जरूरी है आप लोगों को? अरे अधिकारी बनने जा रहे हो, समझदार हो, बड़े बच्चे हो, ठीक है। मैं कहूं कि मुझे सारे सवाल का जवाब आता संभव है? कोई धरती पर है जिसको पूरा जीएस आता हो, सारे सवालों का जवाब दे देता हो? नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। और सोचो, एक बार सोचो, अगर मैं नहीं दे पाता तो आप तो बिल्कुल नहीं दे पाते। मैं तो रोज पढ़ता हूं, मैं नहीं दे पाता तो आप कहां से दे पाते? सर लेकिन आप इतना बड़ा सवाल आप कर कैसे दिए कि नहीं दे पाते? एक आध 2% दे सकते हैं, इसलिए कर पाते क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना कि 2011 की जनगणना पूछा और पूछा सर्वाधिक साक्षरता दर। क्या पूछा? सर्वाधिक साक्षरता दर। सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां पर है, सबसे ज्यादा साक्षर लोग कहां पर हैं? तो जब कभी ऐसा सवाल पूछता ना, सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करता है, तो हम सबसे ज्यादा बच्चों को पता दोस्तों कि सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है। अब केरल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, 3 पॉइंट याद रखते हैं कि सर चलिए पहले नंबर पे केरल है, दूसरे नंबर पे कौन है, फिर दूसरे नंबर पे बच्चे जानते हैं कि मिजोरम राज्य है, वहां पर भी साक्षरता दर बहुत ज्यादा है, ठीक है, करीब 91%, ठीक है। तीसरे नंबर पे गोवा है। और यहां पर दोस्तों समस्या इस बात की कि पहला, दूसरा, तीसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाता, ठीक है। अब अगर कहीं से चोरी वोरी करके पढ़ता तो दे देता, लेकिन नहीं दे पाता, ठीक है। जो बात फिर मैंने पढ़ा तो मुझे मिला मणिपुर। वैसे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं दोस्तों, वो पूर्वोत्तर के राज्य पढ़ने में वहां लिटरेसी रेट ज्यादा है, साक्षरता दर ज्यादा है, ठीक है। तो मणिपुर एक इसका जवाब होगा, बढ़िया जवाब होगा, ठीक है, इसको याद रखेगा। बाकी पंजाब, असम, मध्य प्रदेश मत करेगा, याद रखेंगे। हाँ, इसी में अगर सवाल कर दे कि न्यूनतम साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर वाले 5, अच्छा 5 राज्य बोला था, कोई बात नहीं। अच्छा यहां तो ये 3 ही है, 3 के बाद भी आप लिख सकते हैं। देखिए पहले केरल है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा का नंबर आता है, फिर त्रिपुरा का नंबर आता है, त्रिपुरा के बाद दोस्तों हिमाचल का नंबर आता है। 5 तो जरूरी रहता तो बता देता हूं, ठीक है, हिमाचल का नंबर आता है, ये आता है। उसी तरह से न्यूनतम साक्षरता दर बच्चा जानता है। सबसे कम साक्षरता दर कहां की? बिहार राज्य की, इससे ज्यादा कम तो हो ही नहीं सकता कहीं पे, ठीक है, बिहार की। दूसरे नंबर पे दोस्तों बच्चे मतलब अंगुली दबा लेंगे आप, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है। बच्चे ने राजस्थान याद करके रखा है, ठीक है, राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान से कम साक्षरता दर कहां की दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश की है, तो आप यहां याद रखेगा। बाकी अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए जाना जाता है, शायद 15 या 17 है ना, 17 है ना, ठीक है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहां पर है? अगर जनसंख्या घनत्व पूछेगा तब आप अरुणाचल प्रदेश बताइएगा। किस बारे में? जब आपसे कभी क्या पूछ दे, जनसंख्या घनत्व पूछ दे, जनसंख्या घनत्व पूछ दे, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तब। फिलहाल यहां राजस्थान याद रखेगा। राजस्थान के बाद स्थिति खराब है झारखंड की, और झारखंड के बाद जिसका नाम आने वाला है ना, फिर एक बार दोस्तों दांतों तले उंगली दबाएंगे आप, आंध्र प्रदेश है, याद रखेगा। साक्षरता के मामले में आंध्र प्रदेश भी टॉप 5 में आता है, ठीक है।
सबसे कम साक्षरता, ठीक है, इन 5 जगहों की है, राज्यों की है, ये आप याद रखेगा। हालांकि सवाल डिफिकल्ट था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, लोगों का चहेता सब्जेक्ट, ठीक है। लोगों को लगता है सबसे आसान भी है, वाकई यहां ज्यादा कठिनाई नहीं होती बताने में। लिख रहा राज्य विधानमंडल की बैठक करने के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या है। मैंने कई बार आपको पढ़ा है कि जो गणपूर्ति होता है, जो कोरम होता है, वो कुल संख्या का 1/10 होता है। कितना होता है दोस्तों? कुल संख्या का 1/10 क्या माना जाता है? कोरम। यानी कम से कम राज्य विधानमंडल में 1/10 लोग अवेलेबल होंगे, तब तो सदन की कार्यवाही चलेगी, और नहीं तो कार्यवाही कैसे चलेगी? 2 लोगों से सदन थोड़े चलेगा। अरे भाई, सदन में उपस्थित लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10, वो भी कुल का। तो 30 सदस्य, ये तो गलत है। सदन की कुल सदस्यता का आधा गलत है। सदन की कुल सदस्यता का 1/4, ये भी गलत है। 10 सदस्य या सदस्य का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो, ठीक है, या तो मिनिमम 10 या तो 1/10, जो भी ज्यादा हो, तो हमेशा 1/10 ही ज्यादा होता है, इसलिए सीधे सीधे हम लोग यहाँ 1/10 पढ़ाते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। तो कोरम के लिए क्या याद रखेंगे दोस्तों? 1/10, वो भी किसका दोस्तों? कुल संख्या का, ठीक है, कुल संख्या का 1/10 याद रखेगा। राज्य विधानमंडल में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति अथवा गणपूर्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत प्यारा सा अनुच्छेद है दोस्तों, आर्टिकल 189, ठीक है, 189, ठीक है, 189 में दोस्तों प्रावधान है। गणपूर्ति संबंधी बातें कहां पर है? 189 में दिया गया है, जिसे भी याद रखेगा, ये भारतीय संविधान का सवाल है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सब्जेक्ट पर आते हैं। अगला सब्जेक्ट दोस्तों भौतिक और रसायन, ठीक है। मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, ठीक है। देखिए, अगर मामला सामान्य है तब तो रेटिना की बात आएगी, लेकिन अगर मामला असामान्य है, अब असामान्य की स्थिति में 2 कारण हो सकते हैं। अगर मामला क्या दोस्तों असामान्य है तो यहां 2 मामले हो सकते हैं। या तो दोस्तों क्या हो सकता है व्यक्ति को, या तो दूर दृष्टि दोष हो सकता है, दूर दृष्टि दोष हो सकता है, ठीक है, या तो निकट दृष्टि दोष हो सकता है। क्या हो सकता है? निकट दृष्टि दोष हो सकता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि इन दोनों कंडीशन में होता कहां पर है? जो प्रतिबिंब है ये बनता कहां पर है? तो याद रखिएगा, जब दूर दृष्टि दोष है ना, दूर दृष्टि दोष में हमेशा प्रतिबिंब जो होता है वो दूर बनता है, क्योंकि इसका नाम ही है दूर दृष्टि दोष। तो दूर मतलब क्या? जो आपसे पीछे, दूर पीछे याद रखेगा, ठीक है। तो रेटिना के पीछे याद रखेगा। कहां पर दोस्तों? रेटिना के पीछे बनता है। अगर वही सवाल कर दे कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तब क्या बताएंगे दोस्तों? रेटिना के निकट यानी आगे बनता है। रेटिना के निकट यानी आगे बनता है। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? रेटिना के पीछे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां एक सवाल और दे रहा है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो याद रखेगा, रेटिना के आगे बनता है। क्या बनता है दोस्तों? अगर निकट की बात करेगा तो आगे बताएगा, दूर की बात करेगा तो पीछे बताएगा। एक सवाल और आता है, मान लो किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है, ठीक है, तो दोस्तों किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेगा? तो कैसे याद रखेंगे कि दूर में दूर लिखा हुआ है, ऊ से उत्तल, ऊ से उत्तल, यानी दूर दृष्टि दोष के लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक सवाल यहां पर दे दिया कि दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो अभी मैंने क्या बताया? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या कर लेंगे दोस्तों? उत्तल लेंस कर लेंगे। अगर ये सवाल कर देता, आप समझ गए ना सारी बातें, मैंने देखिए इसलिए एकदम क्लियर कर दिया है, जहां पे जो बातें एकदम क्लियर कर दिया, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट में है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। देखिए, मेरी क्लास में बने रहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पसंद ना आए। हाँ, मेहनत ज्यादा पड़ रहा होगा, ठीक है, और अच्छा काम करने के लिए मेहनत पड़ेगा ज्यादा, नो डाउट, ठीक है। ध्यान देते जाइए। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दोस्तों बायोलॉजी से संबंधित है, जीव विज्ञान से संबंधित सवाल। देखिए, यह सवाल भी प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? ठीक है, जैव निम्नीकृत का मतलब क्या होता है? ठीक है, उसको रिसाइकल समझ लो अपनी भाषा में, ठीक है, नहीं किया जा सकता। तो जो पीवीसी होता है दोस्तों, पीवीसी जो होता है, ये पीवीसी जो होता है ना, थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसका जो है, इसको जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। एक सवाल थोड़ा सा और यहां पे, ये थोड़ा सा अलग सवाल आ गया है, लेकिन पहले एक
देखिए एक चीज और बताइए मुझे, कई बार क्या आता है यहां पीवीसी जो लिखा है, कई बार दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो पी माने क्या याद रखेंगे दोस्तों, पॉली याद रखेगा, पॉली याद रखेगा। वी माने दोस्तों क्या याद रखेंगे, विनाइल याद रखेगा, विनाइल याद रखेगा। और सी माने क्या याद रखेंगे दोस्तों, क्लोराइड याद रखेगा, ठीक है। पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है, क्या याद रखेंगे, पॉली विनाइल क्लोराइड। इसे जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। ऊपर से थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्या है, यह एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है। क्या दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक है। और अगर यही प्लास्टिक लिखा होता बच्चा बच्चा जवाब दे देता कि जैव निम्नित नहीं किया जाता प्लास्टिक को। अब प्लास्टिक लिखा नहीं, एग्जाम में लिख दिया पीवीसी, अब बच्चे परेशान, पीवीसी क्या होता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक सवाल थोड़ा लीक से हटकर मैं पूछ रहा हूं कि गर्म करने पर घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित होने वाला बहुलक कौन सा है जो चेंज हो जाता है, ठीक है, जो गर्म करने पर घुलनशील पदार्थ में चेंज हो जाता है, वो कौन सा दोस्तों, याद रखेगा बैकेलाइट। कौन सा दोस्तों, बैकेलाइट, इसको याद रखेंगे। कर पौधों को ऊर्जा भंडार करने में कौन सा मदद करता है, जैसे हमारे अंदर ऊर्जा भंडार होता है ना, ठीक है, उसी तरह से पौधों में ऊर्जा भंडार कौन करता है, याद रखेगा स्टार्च करता है। कौन करता है, स्टार्च इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। लिख रहा पादप कोशिकाओं को यांत्रिक आधार कौन प्रदान करता है, यांत्रिक माने कौन है, पता है क्या होता है, जैसे देखिए पौधे खड़े होते हैं ना, किसी वजह से खड़े होते हैं, अपने तने की वजह से खड़े होते हैं, लेकिन वहां पर उसको यांत्रिक आधार कौन देता है, वो यांत्रिक आधार देता है दोस्तों सेलुलोज, प्रोटीन नहीं, सेलुलोज देता है। कौन देता है दोस्तों, सेलुलोज, ठीक है। तो पौधे में दोस्तों सेलुलोज होते हैं, इसको भी याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, लेकिन बायोलॉजी अब इतना अंदर जाके अगर आप पढ़ते होंगे तब समझिए कि समीक्षा अधिकारी लायक आप लोग हैं, अन्यथा गड़बड़ चल रहा है। एक एक वीडियो दोस्तों आप अच्छे से देखिए, दो दो तीन तीन बार देखिए अगर आप फायदा चाहते हैं तो, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें, मैंने आपको 2 किताबें दिखाई, इतना ही नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं। आप आइए जुड़िए हमारे साथ, ठीक है, तब आपको लगेगा कि हाँ सर आप जो कर रहे थे सही कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, कई सारी किताबें आपके अलग अलग परीक्षाओं के लिए किताबें, तो समीक्षा अधिकारी की किताब है, ऐसी अलग अलग परीक्षाओं के लिए और भी आगे किताबें बन रही, हो सकता है आप वीडियो लेट में देख रहे हो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला सवाल इकोनॉमिक्स का सवाल। भाई इकोनॉमिक्स है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन यह सवाल अपने आप में डिफिकल्ट था। देखिए हमने जो पढ़ रखा है, हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लिस्ट याद कर रखा है, राज्यपाल हो गए, राज्य का याद हो जाता है, इसके अलावा देश में प्रधानमंत्री का याद रहता है, राष्ट्रपति का याद रहता है। सही सही बताओ, क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कोई लिस्ट आपको याद है? नहीं याद है क्या? नहीं ना, ठीक है। चलो, क्या आपको गवर्नर जनरल का लिस्ट याद है? नहीं, वो वाले गवर्नर जनरल नहीं जो अंग्रेजों के टाइम थे, वो तो याद है, उसके बाद जो हुए थे उनमें नहीं याद है, और यहां उसी का क्रम दे दिया। तो भाई इसको तो हमको पढ़ना पड़ा, रीड करना पड़ा, पढ़ाने के लिए तैयार करना पड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसमें से मैं कुछ अलग चीजें निकालता हूं। जैसे आपसे पूछ दे आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, फर्स्ट कौन थे दोस्तों, ये अच्छा सवाल है, तो याद रखिएगा इनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था दोस्तों? ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो थे दोस्तों ये पहले गवर्नर थे, ठीक है। यहां पे जो चीजें कर रहा दोस्तों कि डॉक्टर सी रंगराजन, आईजी पटेल, डी सुब्बा राव और मनमोहन सिंह, ठीक है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया, आईएमसीडी याद रखेगा। क्या याद रखेंगे दोस्तों? इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है आईएमसीडी। तो आई माने क्या हो जाता दोस्तों? आई माने हो जाता आईजी पटेल, तो आईजी पटेल रखेगा पहले नंबर पे। एम माने हो जाता मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह रखेगा आपको दूसरे नंबर पे। सी माने हो जाएगा दोस्तों सी रंगराजन, उनको रखिएगा दोस्तों पहले नंबर पे, ठीक है, मतलब तीसरे नंबर पे। और डी सुब्बा राव जिनका स्थान यहां तीसरा दिया, उनको रखेगा चौथे नंबर पे। तो 2 4 1 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 4 1 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये हाँ, इनमें से 1-2 लोगों का हमें याद था, लेकिन फिलहाल यहां अलग अलग दे दिया। जैसे आईजी पटेल, आईजी पटेल की बात करें तो आईजी पटेल दोस्तों देश के 14वें नंबर के क्या थे दोस्तों? आरबीआई के गवर्नर थे आईजी पटेल साहब, ठीक है, आईजी पटेल साहब। और आईजी पटेल जी का जो कार्यकाल था वो इंदिरा गांधी के समय में था, और इंदिरा गांधी के जाने के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय दोस्तों आईजी, ठीक है। अच्छा, कैसे याद रखेंगे? ओ आईसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पहले लगातार कांग्रेस की सरकार बनी। पहली बार अगर देश में एक किसी नए जो है पक्ष की सरकार बनी तो सबसे पहले जनता पार्टी, बीजेपी नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, उस समय उसका नाम जनता पार्टी था, ठीक है। तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में। ये वही साल है जब आईजी पटेल साहब आए थे, तो 77 से लेकर 1982 तक दोस्तों ये थे। और मनमोहन सिंह ये आगे चल के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, उसके पहले ये वित्त मंत्री भी रहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहते हैं, उसके पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं।
क्या बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह साहब गवर्नर रह चुके हैं। बिल्कुल, ये कब से कब गवर्नर थे, ये 1982 में गवर्नर बने थे। 82 से लेकर ये 1985 तक दोस्तों गवर्नर थे। 82 से लेकर 85 तक ये मनमोहन साहब गवर्नर थे। इसके बाद अगर हम सी रंगराजन की बात कर दे तो सी रंगराजन साहब दोस्तों 1992 में थे, तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। हाँ सर ये वो वही वाला टाइम है ना जब वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, ठीक है, हाँ उसी की बात कर रहे हैं, नया आर्थिक नियोजन आया था दोस्तों। ये 1992 में बने थे और 92 से 97 तक थे, 92 से 97 तक थे। जो डी सुब्बा राव साहब थे, डी सुब्बा राव का जो कार्यकाल था ये बहुत बाद में रहा, ये 2008 में जब दोबारा यूपीआई की सरकार बनती है, ठीक है, यूपीआई कर रहा हूं, ठीक है, जब दोबारा एक एनडीए है, ठीक है, और विपक्ष में कांग्रेस, जब दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती है, ठीक है, तब होता है। ये 2008 से लेकर 2013 के आसपास है, ठीक है, याद रखेगा। वर्तमान में दोस्तों कौन है, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों शक्तिकांत दास हैं। कौन है दोस्तों, शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है, वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। इनके पहले दोस्तों शक्तिकांत दास के पहले कौन था, अगर ये पूछ दे तो क्या बताएंगे, अरे ये तो हम लोगों के समय में था, उर्जित आर पटेल। क्या थे दोस्तों, उर्जित आर पटेल साहब थे। उर्जित आर पटेल के पहले कौन थे दोस्तों, इनका नाम कौन नहीं जानता, विमल जालान जी। कौन थे दोस्तों, विमल जालान जी थे, ठीक है। तो ये सब क्रम आपको याद रख, विमल जालान नहीं यार, रघुराम राजन, हम भी कह रहे हैं कुछ गलत लिख रहा हूं मैं, रघुराम राजन, ठीक है, आजकल बड़ी चर्चा में रहते हैं रघुराम राजन जी, ठीक है, रघुराम राजन। तो ये दोस्तों नीचे का 3-4 आप याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। आई बात समझ में, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 सवाल अभी तक हमें ऐसा मिला जो हम लोग पढ़ते नहीं हो, संभव ही नहीं है, ठीक है। जैसे वहां जो है अधिकतम साक्षरता दर की बात के 4 राज्यों का नाम लेके साक्षरता दर पूछ लिया, किसको याद रहेगा इतना डिटेल में, ठीक है। और एक आरबीआई वाला सवाल, ठीक है। 2 ऐसे सवाल मिले जो जनरली लोग छोड़ देते हैं परीक्षा में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये दोस्तों सवाल पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से पूछा गया सवाल है, प्री परीक्षा 2021 का सवाल है। 2 कथन आपके सामने दिया गया, कथन कारण बताना है कि व्याख्या सही फिट फाट है कि नहीं है, ठीक है। लिख रहा है कि जीवमंडल एक खुला यानी विवृत तंत्र का उदाहरण है। जो जीवमंडल है, चाहे जीवमंडल लिख दे चाहे जैवमंडल लिख दे, ठीक है, थोड़ा अंतर हो जाता है। जैवमंडल बोलते ही कई सारी चीजें इसमें इनबिल्ट हो जाती है, जीवमंडल में सिर्फ जीव वाले इनबिल्ट होते हैं, इसको याद रखें, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ना 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 ना, यही तो गड़बड़ कर दिया। एक लाइन लिख दिया होता कि हो सकता है निवेश, ठीक है, जीवमंडल है भाई, जीवमंडल में नए नई चीजों का निवेश होता है, ये नहीं करके गड़बड़ कर दिया। तो ए तो सही है, लेकिन आर दोस्तों यहां पर जो है वो गलत है। पहले गलत है तो व्याख्या क्या देगा, पहले सही तो हो तब तो व्याख्या की बात करेंगे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। लिख रहा है जीवमंडल खुला तंत्र है, इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जीवमंडल के खुला होने का मतलब है ऊर्जा का सतत प्रवाह। क्या है दोस्तों, ऊर्जा का सतत प्रवाह चल रहा है, या सतत आगमन चल रहा है, या पदार्थ, अच्छा, ऊर्जा का सतत आगमन। 2 चीज यहां पर याद रखेगा, ऊर्जा का सतत आगमन। यहां पे 2 बातें याद रखेगा, एक तो ऊर्जा का सतत आगमन याद रखिए, ये पॉइंट। दूसरा पदार्थ का सतत बहिर्गमन। क्या क्या याद रखेंगे, पदार्थ का सतत बहिर्गमन। ये 2 लाइन आप याद रखिए, सारा कंफ्यूजन यहीं से क्लियर हो जाएगा। यहां पर वही देखिए गड़बड़ लिख रहा है कि नए पदार्थों का निवेश नहीं सकता, ये पॉइंट गलत है। ऊर्जा का निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखना है। जीवमंडल के घटक एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, ठीक है। कैसे, तो याद रखेगा जैव भू रासायनिक संबंध की वजह से। किसकी वजह से, जैव भू रासायनिक। ये सब और अच्छे लेवल की क्लास है, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तब मिलेगा, ठीक है। ये एक तरह का साइकिल होता है, एक तरह का चक्र होता है, उस चक्र की वजह से एक दूसरे से संबंधित है। जैसे हमने मौसम का चक्र पढ़ा है ना, वैसे जीवों का भी अपना चक्र होता है भाई। देखिए आप देखेंगे ना तो घास खाने वाले पहले आएगा शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर वो चक्र घूम के वहीं आ जाता है, ठीक है। तो इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, ठीक है, उसी से अंतर संबंधित है, ठीक है। जैसे मौसम का अपना चक्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कृषि का सवाल देखते हैं, ठीक है। यह सवाल बहुत अच्छा सवाल है।
जनरली इस तरह के सवालों का आंसर लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के सवाल देखते नहीं है जल्दी, ठीक है। मैं तो देख लेता हूं, आप शायद ना देखते हो। लेकिन अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, ठीक है। अच्छा, ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दोस्तों, इसके बारे में जान जाइए। सबसे पहले दोस्तों एक कृषि अनुसंधान परिषद आपके पूसा वहां पे था, बिहार में था, पूसा नामक जगह पे। अब वो शिफ्ट हो गया दिल्ली में, तो नई दिल्ली में जो इसका प्रांगण है ना, उसका नाम भी पूसा रखा गया, ठीक है। तो लिख रहा था 1935 में भूकंप आया था, उसमें बिल्डिंग गिर गया था बिहार वाला, फिर इसको शिफ्ट कर लिया गया, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार काल क्रमानुसार उन्हें क्या करिए, व्यवस्थित कीजिए। लिख रहा भारतीय राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना और प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम। ये 4 चीजों का नाम दे रहा है, आपको बताना है कि कब कौन सी परियोजना शुरू हुई। तो सबसे पहले जो लिखा दोस्तों यहां पर कृषि नवोन्मेषी परियोजना, याद रखेगा ये परियोजना स्टार्ट हुआ था जुलाई 2006 में। कब हुआ था दोस्तों? जुलाई 2006 में भारत सरकार के द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया। तो यहां पर क्या दिया है दोस्तों? कहीं पे दिया है? नहीं दिया है, ठीक है। नवोन्मेषी परियोजना ये वर्ष 2006 में स्टार्ट हुआ। इसके बाद दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1974 में, ठीक है। कब हुआ है? 1974 में। तीसरे पॉइंट पे लिख रहा दोस्तों राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, आपको केसीसी याद है, किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99, बस वहीं से उठा लीजिए दोस्तों, ये 1998 की परियोजना है, ठीक है। तीसरा लिख रहा है प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, ये दोस्तों एक नया कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये स्टार्ट हुआ था 1979 में। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? 1979 ऐसे याद रखेगा कि 69 में दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी। 1969 में क्या बना था? इसरो बना था, ठीक है। जो मैंने याद किया वो जरा याद करिए। 1969 में 3 काम हुए थे, ठीक है। पहला तो इसरो बना था 1969 में, ठीक है। 1969 में 3 काम हुए थे ना। 1969 जो है ये 3 काम के लिए जाना जाता है। पहला दोस्तों इसरो की स्थापना के लिए जाना जाता है। दूसरा है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसलिए भी दोस्तों जाना जाता है। और तीसरा है नासा ने नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर भेजा था, ठीक है। ये 3 काम के लिए सन याद किया जाता है और वहीं से 10 साल बढ़ा के मैंने इसको याद कर लिया, बड़ा मुश्किल से याद हुआ, ठीक है। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, तो यहां पे हमने सेट कर दिया। अब एक बार देख लीजिए सबसे पुराना कौन सा दोस्तों? ये मिलेगा कृषि विज्ञान केंद्र, 2 नंबर। तो 2 नंबर देखिए यहाँ पे 4 नंबर शुरू हो रहा है, 1 नंबर शुरू हो रहा है, 3 नंबर शुरू हो रहा है, तो यही आपका जवाब बन जाएगा, ठीक है। 2 4 3 1, बाकी आप खुद मैच कराने में माहिर इंसान हो। यहाँ देखो कृषि विज्ञान केंद्र की बात कर रहा है तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1974 में। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना की बात कर रहा है तो तकनीकी परियोजना है दोस्तों 1998 में, केसीसी वाले टाइम में। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम दोस्तों 1979 में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो पहली बार बना था दोस्तों वो बना था 1929 में, ठीक है। 1929 में, ठीक है। याद रखिएगा कहां पर? पूसा बिहार में। बाद में बिल्डिंग गिर जाएगी तो आके दिल्ली में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। निक्स और हाइड्रा जो है दोस्तों किसके चंद्रमा? जैसे पृथ्वी, चंद्रमा किसे कहते हैं बात को समझिए। चंद्रमा कहने का तात्पर्य उपग्रह से, किसे दोस्तों? उपग्रह से है। उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं, याद रखेंगे। तो अगर हम पृथ्वी के उपग्रह की बात करते हैं तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है। उसी तरह से ये जो निक्स और हाइड्रा है ये किसके उपग्रह है दोस्तों? याद रखेगा प्लूटो के उपग्रह है। किसके उपग्रह है? प्लूटो के। कुछ सवाल दे रहा है बृहस्पति के ज्ञात चंद्रमा कितने हैं? तो याद रखेगा दोस्तों अगर हम 2023 के आंकड़ों को देखें तो 2023 तक में बृहस्पति चंद्रमा की संख्या कितनी थी? 95। हो सकता है आप संख्या कम याद किए हो, 79 में याद किए होंगे ना, ठीक है, या 89 याद किए होंगे। और खोज हुआ है 89 के बाद 6 और मिले हैं, वो हो गया 95, अभी लेटेस्ट आंकड़ा है। अरुण, शुक्र और अरुण का परिक्रमा पथ कैसा है दोस्तों? याद रखेगा शुक्र को सुबह का तारा, सांझ का तारा, सुनिएगा सांझ का तारा और पृथ्वी की भगिना या बहन, ठीक है, पृथ्वी की बहन, ठीक है। इसके अलावा चौथा पॉइंट याद रखेगा, पृथ्वी की बहन के बाद सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, ठीक है, किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। लोग ये समझते हैं कि बुध नजदीक होगा तो बुध ज्यादा चमकता होगा, नहीं। कौन चमकता है ज्यादा? शुक्र चमकता है, इसलिए तो तारे की तरह दिखता है, इसलिए इसको सुबह का तारा कहते हैं।
क्योंकि सूर्य के प्रकाश कम रहते हैं तो तारा दिखता है, सांझ का तारा कहते हैं, ठीक है, और पृथ्वी की बहन कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट यहां पे याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखेगा, जैसे जो हमारा पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे सूर्योदय कैसे होता है दोस्तों, पृथ्वी पर सूर्योदय की बात कर दें तो सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ठीक है। तो दोस्तों पृथ्वी जो परिक्रमा करती है ना, वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। तभी दोस्तों सूर्योदय कहां होता है, पूरब से होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे कि धरती पे ऐसी कौन सी जगह है जहां सूरज पश्चिम में निकलता हो, पूरब में डूबता हो, ये कहां मिलेगा, 2 जगह ऐसे मिलेंगे, ठीक है। 2 जगह मिलेंगे, एक शुक्र ग्रह और एक अरुण ग्रह, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर क्या होता है दोस्तों, इसका परिक्रमा पथ दोस्तों पूर्व से पश्चिम है, यानी पृथ्वी का उल्टा है, ठीक है। ये आप याद रखेगा। एक एक्सेप्शन चीज याद रखेगा, अरुण को दोस्तों लेटा ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटा ग्रह, ठीक है। क्योंकि अरुण का जो डायरेक्शन है ना थोड़ा लेटा रूप में, ठीक है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा दोस्तों, तो अभी वर्तमान में दोस्तों शनि है जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, और इसकी उपग्रहों की संख्या कितनी दोस्तों, 145। पुनः बता रहा हूं 2023 तक जितना खोज हुआ है, ये खोज आई थिंक मई महीने में हुआ था, ये तब का आंकड़ा है दोस्तों, याद रखें, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक सबसे छोटा सबसे हल्का ग्रह जो 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है, उसका नाम क्या दोस्तों, उसका नाम बुध। क्या नाम है, बुध, ठीक है। तो इतनी सारी बातें याद रहेंगी, मजा आया पढ़ के ना। देखिए जब क्लास अच्छी चलती है ना, सच बताऊं पढ़ाने का भी गजब मजा है और पढ़ने का भी बहुत मजा है, ठीक है। वैसे चैनल बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है, लेकिन वही है कि मुझे एक्टिंग करना नहीं आता, ठीक है, ज्यादा मोटिवेशन झाड़ना नहीं आता। मैं ये सोच के चलता हूं कि मोटिवेशन किस बात का, आप युवा हैं, आपके शरीर में आग लगाने की जरूरत पड़ रही है, हाँ, माँ बाप घर पे इंतजार कर रहे हैं कि बेटा कुछ बन के आएगा, और आप कह रहे हैं सर मोटिवेशन नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। मजा की जरूरत आपको है, आपको तो हर समय हर क्षण तैयार रहना चाहिए। किस बात की वाह भैया कि हमेशा आपके शरीर में आग लगाने की जरूरत पड़ रही है। कितने बच्चे तो ऐसे हैं क्लास कम मोटिवेशन ज्यादा देखते हैं, दिन भर मोटिवेशन देख, अरे कितना मोटिवेट हो रहे हो भाई, कितना मोटिवेट। अब तो मोटिवेशन आ गया 15 सेकंड वाला, ठीक है, यूट्यूब के शॉर्ट्स में, ठीक है। तो अब दोस्तों वहां अलग से मोटिवेशन मिल रहा है, 15 सेकंड में बच्चा मोटिवेट हो जा रहा है। अरे माँ बाप की फोटो लगा लो कमरे में, सारा मोटिवेशन वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। जिसकी गर्लफ्रेंड हो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो टांग ले, मिल गया मोटिवेशन, ठीक है। करना क्या है, वो सिंपल सी चीज है, ठीक है। मामला आपका है, जब देखेंगे करना चाहेंगे तो सब हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे देखिए, यूपी स्पेशल का सवाल है, बढ़िया सवाल है दोस्तों, पढ़िएगा ध्यान से। मेंस परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो कृषि अनुसंधान परिषद है ये कहां पर दोस्तों, तो याद रखेगा लखनऊ में, ठीक है। मेरठ गोरखपुर में नहीं, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर दोस्तों, याद रखेगा लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर दोस्तों, यह भी लखनऊ में। औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर दोस्तों, यह भी लखनऊ में। औषधि के साथ साथ याद रखेगा विष अनुसंधान संस्थान कहां पर दोस्तों, यह भी लखनऊ में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र अभी लेटेस्ट में बना है दोस्तों, ये कहां पर है, ये गाजियाबाद में, दिल्ली में, दिल्ली मत करिएगा, गाजियाबाद करिएगा, उत्तर प्रदेश में ही आ जाएगा गाजियाबाद, ठीक है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ठीक है। ये अब इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए गए, वो छोड़िए, ये आप गाजियाबाद याद रखिए, ये ज्यादा बेहतर आंसर, ठीक है। लास्ट चैप्टर है दोस्तों विविध, जो बचा खुचा कहीं किसी सब्जेक्ट नहीं है उसको मैंने अलग उठा के रख दिया, भैया विविध है, मिसलेनियस का पार्ट है। सवाल क्या है पढ़िए, लिख रहा कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो चुकंदर, चुकंदर में दोस्तों चीनी बनता, चुकंदर से बनता है, बिल्कुल सही है। सहज में दोस्तों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नहीं, फ्रक्टोज पाया जाता है, ये भी सही है। कपास में सेल्यूलोज होता है, ठीक है, ये भी सही। चाहे सेल्यूलोज कहिए चाहे सेल्यूलोज का काम क्या होता है दोस्तों, यांत्रिक आधार प्रदान करना। पीछे हमने पढ़ा था ना, यांत्रिक आधार कौन प्रदान करता है पौधों को, यही सेल्यूलोज देता है, ठीक है। दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो चारों सही है, तो 1 2 3 की बात क्यों करना, 1 2 3 4 की बात करते हैं। कैसे याद रखेंगे, चुकंदर का संबंध किससे दोस्तों, चीनी से याद रखेगा। शहद का संबंध दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से याद रखेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से याद रखेगा, ठीक है। कपास का संबंध दोस्तों सेलुलोज से याद रखेगा, सेलुलोज से याद रखेगा। और दुग्ध का संबंध दोस्तों लैक्टोज से याद रखेगा, ठीक है, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज से याद रखेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है या उसके सफेदी का कारण भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो याद रखेगा किसके कारण होता है दोस्तों, केसीन, केसीन के कारण, केसीन नामक प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है दोस्तों, सफेद होता है।
ये सवाल भी कई बार आता है, ठीक है। तो आइए, आपका सेशन ही समाप्त होता है, थोड़ी लंबी क्लास हो गई होगी। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स, आप इन्हें भी ले सकते हैं, किताबें ले सकते हैं। बहुत जल्दी दोस्तों आपके समक्ष मैं टेस्ट सीरीज प्रोग्राम दे रहा हूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए, आज का सेशन ही समाप्त होता है। एक निवेदन रहेगा आपसे हाथ पैर जोड़ करके, ठीक है। सुनिए, निवेदन है दोस्तों, अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, मन से कुछ भी लिखिएगा, 2 लाइन नितिन सर के लिए, ज्यादा नहीं, ठीक है, आपकी इच्छा के ऊपर ये लिखेगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए, शेयर नहीं करेंगे तो कैसे लोगों तक पहुंचेगा? अच्छी चीजें, अच्छा ज्ञान लोगों तक बंटना चाहिए, तो बांटिए, जितना बांटेंगे उतना अहम रोल होगा आपका ज्ञान बढ़ाने में, ठीक है। सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।